नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सरकारी नौकरियां कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। इसका फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इसके लिए सरकारों को काडर के हिसाब से ये आंकड़े जमा करने होंगे कि इस समुदाय को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। महत्वपूर्ण चुनाव से पहले आया यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत बताई जा रहा है। बीजेपी SC/ST वर्ग को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत खुद केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे अपने उस पुराने फैसले पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच को भेजें जिसमें कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। यही वजह है कि अटॉर्नी जनरल ने SC/ST वर्ग पर क्रीमी लेयर का नियम लागू करने और उनके पिछड़ेपन के आंकड़े तय करने का विरोध भी किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर का नियम SC/ST पर भी लागू हो सकता है, लेकिन संसद को यह पूरी आजादी होगी कि वो इसमें किसे शामिल करें या किसे नहीं। पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2006 में नागराज बनाम भारत संघ के मामले में 5 जजों की संविधान बेंच ने इस मुद्दे पर निष्कर्ष निकाला कि राज्य नौकरियों में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अगर वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और इस तरह का प्रावधान करना चाहते हैं तो राज्यों को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाला मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करना होगा। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। बाद में इसे 7 जजों की बेंच में भेजने की मांग भी की गई थी। इस पर आज मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि पिछड़ापन मापने के लिए किसी डेटा की जरूरत नहीं है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक क्षमता मापने का काम सरकार पर छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन किसी काडर में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए आंकड़े जरूरी है। सरकार को यह दिखाना होगा कि समुदाय को किसी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। SC/ST पर भी क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जा सकता है। यह काफी महत्वपूर्ण फैसला है कि SC/ST पर भी क्रीमी लेयर का नियम जो है वो लागू हो सकता है, ताकि जो लोग इसका लाभ उठाकर पिछड़ेपन से दूर हो चुके हैं वो पिछड़े लोगों के साथ आरक्षण के दायरे से बाहर हो सके। लेकिन संसद का यह काम है कि वो SC/ST में क्रीमी लेयर को शामिल करे या हटाए। ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। ये काफी महत्वपूर्ण बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2006 का जो नागराज का फैसला है उसको पुनर्विचार के लिए 7 जजों की पीठ में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और जाहिर है केंद्र सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। आला सरकारी सूत्रों ने NDTV से कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम यही चाहते थे। अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के पिछड़ेपन का पैमाना दूसरे समुदायों के पिछड़ेपन को मापने जैसा नहीं हो सकता, यह सरकार का कहना है। उनकी यह भी दलील है कि इस वर्ग के लोग हजारों सालों से दमन और शोषण का शिकार रहे हैं। संविधान में इन्हें पिछड़ा ही माना गया है। इन पर क्रीमी लेयर का नियम भी लागू नहीं किया जा सकता है। यानी केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि वो नहीं चाहती है कि इन्हें क्रीमी लेयर का नियम इनके ऊपर लागू हो। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद काडर में इस वर्ग की नुमाइंदगी के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, ये सरकार का कहना है। उधर सरकार के सहयोगी दलों ने भी कहा है कि अब इसे लागू करना चाहिए। फैसले का हम स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों से जो दलित समुदाय है वो अपने आप को बहुत ही पीड़ा के महसूस कर रहा था। उन्नति में आरक्षण का मामला अटका हुआ था। नागराज के फैसले के बावजूद 2006 में उसका कई तरह से अड़चन आई थी। इसलिए आज का जो फैसला हुआ प्रोन्नति में आरक्षण देने का वो स्वागत योग्य है। अब हम राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, तत्काल जो लंबित है प्रोन्नति में आरक्षण उसे तत्काल जल्द से जल्द लागू करके चीर परिचित जो लंबित है उसको लागू करके लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करें। और BSP प्रमुख मायावती इस मुद्दे को लंबे समय से उठाती आ रही हैं। उन्होंने भी आज फैसले का स्वागत किया है। SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में आज आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में कुछ हद तक स्वागत के योग्य है कि इन्होंने ये सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी पाबंदी ना तो पहले लगाई थी और ना ही अब लगाई है, बल्कि साफ तौर पर ये कहा है
कि सरकारें अगर चाहें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो बल्कि साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकारें अगर चाहें तो इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देती रह सकती है। मायावती को इस मुद्दे की गंभीरता का भी एहसास है। यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी। वे जानती है कि बीजेपी किस तरह से दलित वर्ग को अपने साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर दोहरी चुनौती से जूझ रही थी। मार्च 2018 में SC/ST उत्पीड़न कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस वर्ग की नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। हालांकि बाद में सरकार ने फैसले को पलटने के लिए संसद से संशोधन कानून पारित करवा लिया, लेकिन अब चुनावी राज्यों, खासतौर से मध्य प्रदेश में उसे सवर्णों और पिछड़े वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। लेकिन सरकार पर दलितों के प्रति अपनी चिंता की गंभीरता को जताने के लिए प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर भी कोई ठोस कदम उठाने का दबाव था। इस मुद्दे पर मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी शामिल थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार अध्यादेश लाने से भी नहीं चूकेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से ये बात हो रही थी उसमें उनका ये कहना था कि काफ़ी कड़ी शर्तें लगा दी गई थी, इसके कारण इसका पालन करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या SC/ST उत्पीड़न कानून पर जिस तरह से बीजेपी को अपने सवर्ण और पिछड़े मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, क्या वैसा ही इस पर भी तो नहीं होगा? सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलना आसान हो जाएगा? क्या काडर में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में आंकड़े जुटाने का काम कहीं इतना जटिल और लंबा तो नहीं हो जाएगा कि इस पर अमल करना ही मुश्किल हो जाए? इसके तमाम कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है फैजान साहब। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रीमी लेयर है, जो कि अभी तक हम देखते हैं कि OBCs में लागू होता है नियम, वो उन्होंने कहा कि SC/ST में भी लागू हो सकता है, लेकिन संसद पर यह फैसला छोड़ दिया गया है। आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश? अखिलेश, जो आपके यहाँ और चैनल्स पे हेडलाइन चल रही है कि SC/ST के आरक्षण का रास्ता साफ, इस समय भी आ रही है प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ, ये बिल्कुल गलत हेडलाइन है। इसमें क्योंकि आज के फैसले से रास्ता साफ नहीं हुआ, रास्ते में 3 अड़चन लगाई थी नागराज के जजमेंट ने कि बैकवर्डनेस डिटरमिन हो, और ये देखा जाए कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और तीसरे ये देखा जाए कि वो रिप्रेजेंटेशन देने से प्रमोशन में क्या इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई असर पड़ेगा खराब या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बैकवर्डनेस वाले मुद्दे पे सरकार को राहत दी है, बाकी 2 मुद्दों पे सरकार को राहत नहीं मिली। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव में इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि मैंने क्या आंकड़े जुटा पाना इतना आसान होगा? लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे क्रीमी लेयर को है, क्योंकि उसको लेकर काफी आशंकाएं मन में हैं लोगों के। ये बात कही जाती है कि SC/ST में भी जो लोग अब सामाजिक हम कहें कि जो सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, जो अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, क्या उन्हें अब आरक्षण उनके परिवारों को, उनके आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ये फैसला संसद करे। आपको क्या कितना महत्वपूर्ण लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि जब राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो मीरा कुमार जी ने, जो कि भारत की राजदूत थी इंग्लैंड में, उन्हें बताया था उन्हें घर नहीं मिला था। तो ऐसा नहीं है कि जब आप किसी पोजीशन में होते हैं या आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है, तो जो सोशल बैकवर्डनेस का इशू है या अनटचेबिलिटी का इशू है, वो खत्म हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि ये फैसला जो है उसी तरह का जो SC/ST वाला जजमेंट था, उसी तरह का एक बवाल खड़ा करने वाला है, और इसमें सरकार को शायद लॉ के इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्रीमी लेयर का भी अप्लाई करना SC/ST पे तो आसान नहीं है, और दूसरे शायद उसके लिए अभी हम तैयार भी नहीं है। जी, केंद्र सरकार ने वैसे कहा कि वो इसके समर्थन नहीं करती है। मुझे लगता भी नहीं कि संसद में कोई पार्टी इसका समर्थन करेगी। अब जो बात आप कह रहे थे, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक जो बाधा थी वो तो दूर हुई कि उनको जिस तरह से OBCs को आप इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड मान लेते, वैसा आप SC/ST को नहीं मान सकते। ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन जो बाकी बातें हैं कि आंकड़ा आप कैसे जुटाएंगे, उसके लिए कोई समय सीमा है भी या नहीं है,
तो कोई भी सरकार बैठ सकती है, वो कहेगी कि हम इसका आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या आसान होगा ये काम? नहीं, ये बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये करना एक आसान नहीं है, और दूसरे क्या करना चाहिए ये भी बड़ी बात है। और आपको मैं बताऊं अखिलेश कि ये 58 पेज का जस्टिस रोहिंटन नारीमान का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने पूरी तरह नहीं छोड़ा है संसद पे। उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 14 और 16(1) के इंटरप्रिटेशन पे जो संवैधानिक अदालतें हैं वो भी इसको कर सकती हैं। उन्होंने क्रीमी लेयर को इक्वालिटी का क्वेश्चन माना है, और बल्कि साफ तौर से जो जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन का अशोक ठाकुर में जजमेंट था कि क्रीमी लेयर जो है वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल नहीं है बल्कि आइडेंटिफिकेशन का प्रिंसिपल है, उसको साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने आज ओवर रूल कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो भी सेलिब्रेशन इस जजमेंट को लेके हो रहे हैं कि अब रास्ता साफ हो गया और कोई पॉलिटिकल विक्ट्री हो गई, ये इसमें विक्ट्री नहीं हुई है। मैं बार बार अखिलेश आपसे वो बात पूरी नहीं हुई, मैं लिखता रहा हूं इस पे कि सारे जितने रिजर्वेशन के मैटर्स रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया ज्यादातर पॉजिटिव नहीं रहा है। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अड़ंगा लगाया है। इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल से बहुत बंधे हुए हैं, दूसरी सरकारें जो होती हैं उनको क्योंकि दलितों के या ओबीसी के वोट चाहिए होते हैं तो सरकार ज्यादा प्रो रिजर्वेशन होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज्यादा प्रो रिजर्वेशन नहीं होती। ये काफी महत्वपूर्ण आपने बात कही है सर, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये, लेकिन फिलहाल मैं एक ब्रेक लूंगा। रफाल पर थम नहीं रहा है रार। ब्रेक के बाद जानेंगे कांग्रेस को अब मिला किसका साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बात करते हैं रफाल की, जिसमें भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जब भी फंसती है तो उनका नाम लेती है। वाड्रा ने कहा, शुरुआत में तो मुझे हैरानी होती थी, लेकिन अब ये पूरा तमाशा बन गया है कि भाजपा जब भी फंसती है तो मेरा नाम उछालने लगती है, चाहे वो रुपये में गिरावट हो, चाहे पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ रही कीमतें हों, या फिर हाल ही में रफाल पर देश को बेचने को लेकर उनके बेनकाब होने का मामला। हर बार उन्होंने मेरा ही नाम दिया है। और रफाल सौदे का ही जिक्र करते हैं तो इसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह सौदा दो सरकारों के बीच हुआ है। दरअसल फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि इस सौदे में रिलायंस को शामिल करने के लिए उन्हें भारत सरकार ने कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि यह दो कंपनियों के बीच हुआ करार था। संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे मैक्रोन से एनडीटीवी के अमितोज ने होलांद के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा, The biggest controversy currently in India about the Rafale deal, and did the government of India tell France or Dassault at any point that they had to accept Reliance as an India partner for the Rafale deal? Look, for the second question, I will be very clear. It was a government-to-government discussion, and I just want to refer to what Prime Minister Modi very clearly said a few days ago. And I have any other comment to say. I was not in charge at that time, but I know that we have very clear rules, and this is a government-to-government discussion. And this contract is part of a broader framework, which is a military and defense relation between India and France. अभी तक रफाल सौदे को लेकर अकेले कांग्रेस ही मैदान में उतरी हुई थी, बाकी विपक्षी पार्टियां इस पर चुप थीं। लेकिन अब एनसीपी नेता शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, वे जानते हैं कि क्या गोपनीय रखा जाए क्या नहीं। उन्होंने कहा, सरकार को रफाल की कीमत बता देनी चाहिए। त्या किमतीच्या संदर्भातली माहिती द्यायला मला सरकारला काही अडचण असलेलं वाटत नाही। जे मी वर्तमानपत्रात वाचतो की गव्हर्नमेंटने सांगितलं की आमचा कॉन्फिडेन्शियल करार आहे। कॉन्फिडेन्शियल करार असेल मी संरक्षण मंत्री होतो, पण त्या करारामध्ये त्याची टेक्नॉलॉजी काय आहे, त्याची कपॅसिटी काय आहे, या संदर्भातली सगळी माहिती असते। त्याची किंमत काय आहे हा काही टेक्नॉलॉजिकल सब्जेक्ट नाही, आणि त्यामुळे अन्य टेक्नॉलॉजिकल माहिती देण्याच्यासाठी काही अडचण असेल तर त्याच्याबद्दलची खबरदारी घेतली पाहिजे, पण किंमत डिस्क्लोज करायला कसल्याही प्रकारची अडचण मला वाटत नाही।
मिशन 2019 में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।